एक फिलॉसफी ये कह सकती है कि आपका सेल्फ या मैं जैसा कुछ परमानेंट है ही नहीं। सुनने में थोड़ा माइंड बेंडिंग लगता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन दोस्त, यही बुद्धिज्म के सबसे डीप और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इट चैलेंजेस एवरीथिंग। एग्जैक्टली। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। टुडे वी आर गोइंग ऑन अ मैसिव सुपर डिटेल्ड जर्नी। एक गहरी छलांग। हाँ, इन द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। हम इसके डिफरेंट स्कूल्स, कोर बिलीफ्स, लिटरेचर और वो हिस्टोरिक काउंसिल्स जिन्होंने इस रिलीजन को शेप किया, सब कुछ अनपैक करेंगे। वाओ। सो गेट रेडी, लेट्स रियली गेट इनटू दिस। Okay, so what's the learning map for today's massive discussion? सबसे पहले we'll understand the major schools of Buddhism. हीनायाना, महायाना और वज्रयाना। इनके बीच का कोर डिफरेंस क्या है, ये हमारा फाउंडेशन होगा। The four noble truths and the eightfold path. ओके। और हम अनात्ता या नो सोल के माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट को भी डिकोड करेंगे। दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली डीप। उसके बाद we'll journey through the vast library of Buddhist literature, especially the famous Tripitakas. Yes, And finally, we'll visit the 4 major Buddhist councils, जहां सारे बड़े decisions लिए गए। the turning points. Exactly. Basically a complete 360-degree view. Ready ho? Let's begin. Topic 1. Buddhist philosophy. An overview of the major schools. All right. Broad micro theme. A comprehensive deep dive into Buddhist schools, philosophy and literature. चलिए। A. Heading. The 3 major sects of Buddhism. Right. Okay, so let's start with the basics. Basically, बुद्धा की डेथ के बाद उनकी टीचिंग्स को अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया ओवर टाइम। Right. तो इससे बुद्धिज्म में 3 मेन ब्रांचेस या सेक्ट्स बने, हिनायाना, महायाना एंड वज्रयाना। Okay. Think of them as different paths या different vehicles leading to the same ultimate destination, enlightenment. समझे? See real life example. I love this. चलो, let's make it super simple with a real life example. Hmm. Imagine करो, एक सुपर हिट क्लासिक मूवी है। Okay. A movie. कुछ लोग मानते हैं कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर्स कट है वही प्योर वर्जन है, वो उसे बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। ये हो गया हिनायाना। The purists. एग्जैक्टली। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मूवी का मैसेज यूनिवर्सल होना चाहिए, तो वो सीक्वल्स बनाते हैं, नए हीरोइक कैरेक्टर्स ऐड करते हैं और उसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। ये हो गया महायाना। मेक सेंस? और फिर कुछ लोग उस मूवी की दुनिया को लेके एक एक्शन पैक्ड हाई-टेक वीडियो गेम बना देते हैं। इट्स फास्टर, मोर इंटेंस, स्पेशल पावर्स है। ये हो गया वज्रयाना। वाओ, व्हाट एन एनालॉजी। द कॉज स्टोरी इज द सेम, बस एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। करेक्ट। कंटेंट डिस्कशन, दैट्स अ परफेक्ट वे टू फ्रेम इट। इंट्रोडक्शन। सो बुद्धा के परिनिर्वाणा या डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स के बीच डिस्कशन शुरू हुए टू प्रिजर्व एंड इंटरप्रेट हिज टीचिंग्स। इन्हीं डिस्कशन से ये फिलोसॉफिकल डिविजन्स पैदा हुए। एंड इट वाजंट अबाउट पॉलिटिक्स। नॉट एट ऑल, इट वाज प्योरली अबाउट फिलोसफी। बैकग्राउंड याद रखना, these divisions were purely doctrinal. मेन सवाल था, what did the Buddha really mean? Right? For instance, क्या enlightenment यानी निर्वाणा सिर्फ monks के लिए है जो दुनिया छोड़ देते हैं? या फिर ये सब के लिए है, including the common person. ऐसे सवालों से these schools were born. Fascinating. Core logic. Let's break down the 3 main schools. Okay. First, Hinayana. The name literally means lesser vehicle. इसको doctrine of elders भी कहते हैं. Why elders? Because it follows the original orthodox teachings of the Buddha without any changes. Okay. इसका main focus है individual salvation through self-discipline and meditation. एकदम no frills original version. Got it. And second? Second, Mahayana. इसका मतलब है greater vehicle. This is a more liberal or inclusive approach. Greater vehicle. हाँ, इसका मानना है कि the path to enlightenment is open to everyone, not just monks. It emphasizes karuna, यानी compassion, और bodhisattvas का concept. We'll get to bodhisattvas later, I'm sure. They're fascinating. Oh, absolutely. And third, Vajrayana. This means thunderbolt vehicle or diamond vehicle. Thunderbolt. It grew out of Mahayana Buddhism. It heavily incorporates tantra, mantras और complex rituals. इसलिए इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं. It's considered a faster, more powerful path. Real world impact and UPSC relevance. Okay, for all the students listening, pay attention. This is extremely important. बिल्कुल. UPSC prelims loves asking direct questions on the differences between these schools. जैसे कि which school does not believe in idol worship? The answer is Hinayana. Okay. या फिर the concept of bodhisattva is central to which sect? And the answer is Mahayana. So in details को बहुत अच्छे से याद रखना है. Conclusion. तो in short, ये 3 sects बुद्धिज्म को समझने के 3 अलग-अलग लेंस हैं. Yes. एक traditional और individualistic, एक universal और compassionate, और एक mystical और fast-paced. Perfect summary. Okay, now for some cross-questioning to make sure this sticks. Let's do it. First question. If someone wants to follow the most orthodox, original path exactly as the Buddha taught it, which school is for them? That would be Hinayana या फिर उसका modern form Theravada. Keyword याद रखो, doctrine of elders,
They stick to the original script. गॉट इट. नाउ महायाना को ग्रेटर व्हीकल क्यों कहा गया? इसका कोई मेमोरी हैक है? सिंपल, उनका बिलीफ था कि उनका पाथ ग्रेटर है क्योंकि वो ज्यादा लोगों को लिबरेशन तक ले जा सकता है, नॉट जस्ट मंक्स. सोचो. बड़ी गाड़ी, ज्यादा लोग. A greater vehicle for a greater number of people. दैट्स अ ग्रेट हैक. आई विल रिमेंबर दैट. और वज्रयाना को थंडरबोल्ट व्हीकल क्यों कहते हैं? व्हाट्स द लॉजिक? क्योंकि वज्र का मतलब है थंडरबोल्ट या डायमंड. It symbolizes something that is both powerful and indestructible. राइट. The followers of Vajrayana believed that tantric methods were a fast and powerful path to enlightenment. जैसे एक flash of lightning. Okay. Now a crucial question for history lovers and exam takers. Emperor Ashoka ने किस स्कूल को पेट्रोनाइज किया? Emperor Ashoka patronized Hinayana. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. Just lock it in your memory. Ashoka, Hinayana. He was an early patron, so he supported the early orthodox school. Makes sense. और कुशान emperor Kanishka. He's also very important. Kanishka was a major patron of Mahayana. इसका memory hack simple है. Go on. Both start with K. Kanishka of the Kushan dynasty patronized the school that spread through Central Asia, which was Mahayana. Okay. Practice cue. Fantastic. Okay, everyone. Now pause and practice saying Hinayana Orthodox, Ashoka. Mahayana, Liberal, Kanishka. Vajrayana, Tantric. Topic 2. Hinayana Buddhism, the path of the elders. हाँ. Heading. Deep dive into Hinayana, the lesser vehicle. Okay. To short definition? So let's zoom in on the first school, Hinayana Buddhism जो है. ये strictly बुद्धा की original teachings पर based है. Correct. It focuses on individual salvation. ये मानते हैं कि हर इंसान को निर्वाणा अचीव करना है. Through their own hard work. हाँ, अपनी मेहनत और एफर्ट से कोई external help नहीं. See real life example. Let's continue with that competitive exam analogy. The Hinayana approaches जैसे preparing for the toughest exam in the world. हाँ. It says कि हर स्टूडेंट को अकेले intense self study और discipline से एग्जाम क्रैक करना होगा. No shortcuts, no group studies. No divine help. Exactly. It's a process of pure individual effort. D. Content discussion. Introduction. So the name Hinayana was actually given by Mahayanists. Right. हाँ, ये एक important point है. The followers of this school prefer to call themselves Theravada, which means the doctrine of the elders. They emphasize purity and authenticity. Background. So बुद्धा के परिनिर्वाणा के बाद उनके senior disciples ने उन्होंने एक huge effort किया to preserve his teachings exactly as they were spoken. और यही कोशिश Hinayana का foundation बनी. Their goal was to prevent any dilution of the original message. Make sense? Core logic, key beliefs. Let's break down their core beliefs. Let's do it. Number 1. No idol worship. This is a big one. वो बुद्धा को एक great historical teacher मानते हैं. God नहीं. God नहीं. इसलिए they do not believe in idol worship. वो symbols को respect करते हैं, जैसे स्तूपा या बोधि tree, but they don't worship an idol of the Buddha. Okay. Number 2. Individual salvation. उनका ultimate goal है अरहत बनना. Arhat. What does that mean? An arhat is a worthy person जिसने अपने self-discipline और meditation से निर्वाणा achieve कर लिया है. The focus is entirely on self-liberation. Got it. And their concept of nirvana? For them, nirvana literally means to blow out or to quench. To blow out what? The fire of desire, hatred and ignorance. ये cycle of reincarnation यानी samsara से ultimate escape है. And what about the language they used? Language. To spread their teachings, they used Pali, the language of the masses. ये एक strategic choice थी to make the doctrine accessible to common people. Unlike Sanskrit, जो elite language थी. And patronage. As we discussed, Emperor Ashoka was a major promoter of this school. Today, इसका original form almost non-existent है. But Theravada Buddhism, which is a direct descendant, is very popular in Sri Lanka, Thailand, Cambodia. Southeast Asia, basically. हाँ, Southeast Asia. Real world impact and UPSC relevance. Okay, exam relevance. Super relevant. For instance, a UPSC 2016 question stated, the concept of Bodhisattva is central to the Hinayana sect of Buddhism. And that's false. Absolutely false. क्योंकि Hinayana का ideal है Arhat. Bodhisattva एक Mahayana concept है. This distinction is absolutely crucial. Conclusion. So to sum it up. Hinayana is a path of rigorous self-discipline and personal effort, focused on achieving one's own liberation by following the Buddha's original teachings to the letter. Okay, time for a rapid-fire cross-questioning round on Hinayana. Fire away. What is the ultimate goal, the ideal person in Hinayana Buddhism? The goal is to become an Arhat, a worthy person who has attained nirvana for themselves. If Hinayana doesn't have idol worship, what is their primary focus for spiritual practice? The focus is on meditation and self-discipline. They revere symbols associated with the Buddha's life, जैसे स्तूपा या Bodhi tree, but they do not worship his idol. Language, Sanskrit या Pali? Pali, the language of the common people. इससे उनकी teachings ज़्यादा लोगों तक पहुंची in the early days. Let's get a bit more technical. One of the subsects of Hinayana was the Sarvastivadin school. What was their core belief? थोड़ा tricky है ये. Very interesting point. The Sarvastivadins believed that everything, Sarva Asti, exists eternally. The past, present and future सब एक latent form में exist करते हैं. Wow. हाँ.
The name gives it away. Sarva Asti means all is. एक और subsect, the Samithya school. How were they different from mainstream Buddhist thought? This is a very unique point. And the Samhitas were quite radical. क्योंकि वो core Buddhist doctrine of soullessness, anatta, को reject करते थे. What? So they believed in a soul? A kind of temporary soul or personhood, जिसे वो Pudgola कहते थे, that transmigrates from one life to another. ये बाकी Buddhist schools से काफी different था. Practice Q. Excellent. Okay, everyone, practice this in your mind. Practice saying, Hinayana means individual salvation, no idols, goal is Arhat, language is Pali. Mini recap. In short, Hinayana is the traditional path of Buddhism, focusing on intense self-effort to extinguish desire and achieve personal nirvana. Topic 3. Mahayana Buddhism, the great vehicle for all. A. Heading. Unpacking Mahayana, the greater vehicle. B. Short definition. Alright, now for the second major school. Mahayana Buddhism, ये एक more liberal and expansive school है, right? बिल्कुल. It believes in universal liberation. इसका core idea है कि all living beings have a Buddha nature within them. और वो सब enlightenment पा सकते हैं. हाँ, with the help of highly compassionate beings called bodhisattvas. C. Real life example. Let's go back to our competitive exam analogy. Okay. The Mahayana approach कहता है कि जो top students हैं, यानी बोधिसत्वस, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद भी रुक जाते हैं. Why? ताकि वो बाकी सबकी हेल्प कर सकें. यहाँ पर ग्रुप स्टडी, कंपैशन और सबको साथ लेके चलने पर फोकस है. So it's not just about your own success. It's about everyone's success. D. Content discussion. Introduction. So Mahayana school कब emerge हुआ? It emerged between 200 BC and 300 CE. इसके origins older माँ संघिका school में trace किए जाते हैं. It was like a revolution in Buddhist thought, making the religion far more accessible. Background. और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? As Buddhism spread across different cultures, there was a growing feeling that its teaching shouldn't be limited to just monks. Right. एक path ordinary people के लिए भी जरूरी था. Mahayana was born out of this need for a more inclusive and compassionate path. Makes sense. Core logic, key beliefs and concepts. Let's look at its key beliefs, जो Hinayana से काफी different है. Okay. First, idol worship. They see the Buddha not just as a teacher, but as a divine, eternal, savior-like figure. अच्छा. इसलिए they practice idol worship and have elaborate rituals. They believe in the heavenliness of the Buddha. And second? Universal liberation. Okay. उनका goal सिर्फ individual salvation नहीं है. It is to end the suffering of all beings. सबका साथ सबका विकास. Basically. Third, and this is the most important one, the Bodhisattva concept, The heart of Mahayana. the absolute heart. A Bodhisattva is an enlightened being who, out of great compassion, Mahakaruna, postpones their own final nirvana. To help every other suffering being in the world. They are the spiritual heroes of Mahayana Buddhism. Then language and patronage. They use Sanskrit, जो उस time की scholarly language थी, और as we discussed, Kanishka was a major patron. And what was that other cool idea? Transference. Transfer of merit. This is a very unique idea. इसके अकॉर्डिंग आप अपने गुड कर्मा या मेरिट को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो उनकी हेल्प के लिए. Wow. Real world impact and UPSC relevance. The UPSC absolutely loves this topic. एक 2019 question पूछा, which of the following are features of Mahayana Buddhism? 1. Deification of the Buddha. 2. Treading the path of Bodhisattvas. 3. Image worship and rituals. And the answer? All three are correct. So you must know these features by heart. Conclusion. To wrap up, Mahayana Buddhism is a path of immense compassion, focusing on the liberation of all beings through devotion and the divine guidance of Bodhisattvas. okay, wait a minute. ये bodhisattva का concept, it's just mind-blowing, है ना? It really is. The idea that someone could reach the ultimate goal, the finish line, और फिर deliberately choose to turn back just to help others. It's so powerful. So selfless. हाँ, अगर आपको ऐसे ही deep और powerful ideas को आसान तरीके से समझना पसंद है, then this is your moment. Bilkul. If this deep discussion is sparking your curiosity and helping you learn, then make sure you subscribe to our channel and definitely hit that notification bell. Yes, so you don't miss our next session. हम ऐसे ही complex topics को आपके लिए unpack करते रहेंगे. You can also show your support by using the super thanks button. अब let's get back to the path of the Bodhisattva. Subtopic 3.1, Paramitas, the perfections of a bodhisattva. So, how does one become a bodhisattva? Great question. To walk on the path of the Bodhisattva, one has to perfect certain qualities or virtues. इन्हें ही paramitas या perfections कहते हैं. And this is an exam question too, right? It is. UPSC 2020 asked, what is the correct description of the term paramitas? The answer was perfections whose attainment led to the Bodhisattva path. Some of these key paramitas. Originally there were 6, later expanded to 10. Let's look at the most important ones. Dana, generosity. Shila, good conduct. Kshanti, patience. Virya, energy. Dhyana, meditation. And prajna, wisdom. Correct. It's basically a complete roadmap for becoming a superhero of compassion. Got it.
Now for subtopic 3.2, Mahayana philosophical schools. Right. Mahayana wasn't just one single idea. इसके अंदर भी दो major philosophical schools develop हुए, Madhyamaka and Yogacara. Let's start with Madhyamaka, which is also known as Shunyavada. इसके फाउंडर कौन थे? The founder was the brilliant philosopher Nagarjuna from the 2nd century CE. इस स्कूल का core idea है शून्यता, यानी emptiness. Emptiness, as in nothing exists. नहीं, that's a common misconception. इसका मतलब ये नहीं कि कुछ exist नहीं करता. It means that things don't have a permanent, independent existence. Oh, Everything is interconnected and empty of a separate self. It is a middle way or midway path between saying nothing exists and everything is permanent. okay, that's deep. Now the second school, Yogacara, also known as Vijnana Vada. इसके founders थे दो भाई, असंगा and Vasubandhu. Their core idea is idealism. Idealism? हाँ, यह स्कूल कहता है कि ultimately सिर्फ consciousness या विजना ही real है. The world that we experience is just a construction of our own mind, like a dream. Whoa. The world is built by consciousness. Precisely. इसलिए उनका focus meditation और analysis of consciousness पर है. This is really fascinating stuff. Let's do a quick cross-questioning round to lock this in. First, what is the one-line difference between an arhat and a bodhisattva? An arhat is someone who attains nirvana for himself. A bodhisattva is someone who postpones his nirvana to help others. The focus is self versus others. Perfect. What is the name of the future Buddha? ये तो रट लेना चाहिए. Maitreya, M-A-I-T-R-E-A, the one who is yet to come. Who gave the concept of shunyata or emptiness? The great philosopher Nagarjuna, founder of the Madhyamaka school. And what about the school that says the world is just a construct of our mind? That is the Yogacara or Vijnanavada school, founded by the brothers Asangha and Vasubandhu. Last one. In simple words, what are the paramitas? They are the 6 or 10 perfections or qualities a person needs to master to become a bodhisattva. Think of it as a checklist of great virtues. Okay, that was true, great. Now everyone pause for a moment, practice saying, Mahayana means universal salvation, idol worship, bodhisattvas, and Sanskrit. In short, Mahayana opened the doors of enlightenment for everyone, powered by the incredible compassion of bodhisattvas and profound philosophical ideas like shunyata. Okay, that was intense. Let's move on. Let's. Topic 4. Vajrayana Buddhism, the Thunderbolt Path. Exploring Vajrayana, the Tantric way. B. Short definition. Alright, let's move to the third major school, Vajrayana. ये बुद्धिज्म का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी को रिचुअल्स, मैजिक एंड तंत्रिक प्रैक्टिसेस के साथ कंबाइन किया गया है. and many of these were influenced by Brahmanical traditions, right? हाँ, बिल्कुल. It is considered a very fast but also very complex and demanding path to enlightenment. Real life example, the mountain peak analogy is perfect for this. Alright, let's hear it. Hinayana is like slowly and carefully trekking up the mountain on a safe path. Right. Mahayana is like taking a large bus with many other people helping each other. Or Vajrayana, The helicopter ride. exactly. It's like taking a helicopter ride straight to the top. The fastest way, but it requires an expert pilot, yani ki ek guru, and can be risky if you're not prepared. D. Content discussion. Introduction. So, Vajrayana कब emerge हुआ? It emerged in the early medieval period in India. इसका नाम वज्रा यानी thunderbolt और diamond से आता है, which symbolizes power and indestructibility. It's the path of power. Background. And the Hindu influence is quite significant here. Very significant. इसने rituals, deities और mystical practices जैसे elements को बुद्धिज्म में incorporate किया, creating a unique synthesis. Core logic, key beliefs. Let's look at its core elements. Number 1. Tantras, mantras, yantras. These are central to its practice. Tantras are mystical texts, mantras are sacred sounds. Like the famous Om Mani Padme Hum. Exactly. Or yantras are symbolic diagrams used for meditation. Number 2, deities. Main deity. Female deities hold a very important place in Vajrayana. The most popular and principal deity is Tara, a female bodhisattva. Right. And the role of the guru? Is critical. Role of the guru. Absolutely essential. The guru guides the student through the complex practices. In enlightened masters को सिद्धास या तंत्र गुरुज कहते हैं. And the goal? Goal. The main goal is to achieve Buddhahood very quickly, sometimes even within a single lifetime. By using these powerful and esoteric techniques, it's all about speed. And where is it practiced today? Spread. Vajrayana is mainly practiced today in Tibet, Bhutan, Mongolia, and parts of Japan. Tibetan Buddhism is its most well-known form. Real-world impact and UPSC relevance for exam purposes, क्या याद रखना है? Remember the key associations. Questions might ask about its main deity, Tara, its association with Tantrism, or its most famous mantra. The connection with Hinduism is also an important point. Conclusion. So, in essence, Vajrayana is a complex, esoteric, and powerful path within Buddhism that uses ritual and mysticism as powerful tools for rapid spiritual transformation. time for a quick cross-questioning round on Vajrayana. What is the other common name for Vajrayana Buddhism? Tantric Buddhism. Simple and direct.
What is the biggest example of Hindu influence in this school? The heavy use of rituals, mantras, and the importance given to a pantheon of deities, which is very similar in structure to some Brahmanical traditions. What is the most famous Vajrayana mantra in the world? Om Mani Padme Hum. It is associated with Avalokitesvara and roughly means the jewel in the lotus. Who is the main female deity in the Vajrayana school? This is a key fact. Tara. You should definitely remember her name from an exam point of view. In which regions is Vajrayana Buddhism predominantly practiced today? Mainly in the Himalayan regions like Tibet and Bhutan, as well as in Mongolia and parts of Japan. E. Practice school. Okay, let's practice this. Say it with me. Vajrayana means Tantric Buddhism, mantras, yantras, and the main deity is Tara. Mini recap. In short, Vajrayana combines Buddhist philosophy with powerful tantric rituals to offer a super-fast, helicopter-like path to enlightenment. All right, what a ride. Now let's get to the foundation. The bedrock. Topic 5. Core Doctrines of Buddhism. A. Heading. The foundation. Core teachings of the Buddha. B. Short definition. Okay, now that we've covered the different schools, let's get to the foundation upon which they are all built. Bilkul. At the core of Buddhism are some fundamental truths and principles that all schools accept. These include the Four Noble Truths, the Eightfold Path, and the concepts of impermanence and dependent origination. See, real-life example. The doctor analogy is the best way to understand this. These doctrines are like a doctor's diagnosis for the human condition. I like this. First, the doctor identifies the problem. There is suffering. Truth 1. Okay. Second, the doctor explains the cause. Suffering has a cause, which is desire. Truth 2. The diagnosis. Third, the doctor gives a prognosis. It is possible to cure this suffering. Truth 3. Hope. And finally, the doctor writes a prescription. Here is the way to cure it. The Eightfold Path. Truth 4. The treatment plan. Perfect. D. Content discussion. Introduction. In the first sermon that Buddha gave after his enlightenment at Sarnath, he explained these core teachings. इस event को धम्म चक्र प्रवर्तन या the turning of the wheel of law कहते हैं. Background? और ये important है कि these doctrines are not based on blind faith, right? Not at all. They are based on the Buddha's own experience and his rational analysis of human existence. Buddhism is often presented as a very pragmatic and psychological philosophy. Core logic key doctrines. Let's start with the Four Noble Truths, Arya Satchani. This is the foundation. 1. Dukkha, the truth of suffering. Life में suffering है. Pain, old age, sickness, death. 2. Samudaya, the truth of the cause of suffering. और इसका reason है तृष्णा, desire, attachment and craving. 3. Nirodha, the truth of the cessation of suffering. इस suffering को end किया जा सकता है. It is possible to be free. And 4. Magga, the truth of the path to cessation. और इस suffering को खत्म करने का रास्ता है the Noble Eightfold Path. Which brings us to? The Noble Eightfold Path, Athanga Magga. Yes. ये practical guide है. इसको middle path भी कहते हैं. Because it avoids the two extremes. Of a life of luxury and a life of harsh self-torture. Correct. इसके 8 parts है, grouped into 3 trainings. First is wisdom, prajna. This includes right understanding and right thought. Then there's anicca, impermanence, the idea that nothing is permanent. Everything is constantly changing. The river analogy. Exactly. क्योंकि सब कुछ impermanent है, इसलिए a permanent I or self, आत्मन का idea एक illusion है. And that connects to paticca samuppada, dependent origination. Huh? This is the Buddhist law of cause and effect. It states that everything arises in dependence upon other factors. Nothing exists independently. Simple formula. This is because that is a state of mind, an experience of ultimate freedom. It is the blowing out of the flame of greed, hatred, and ignorance. And now for the most radical idea, the idea of soul, anatta, non-self. This is a big one. Buddhism rejects the concept of a permanent, unchanging soul, Atman, Right. but it accepts rebirth. So what gets reborn? Great question. The analogy is a flame passing from one candle to another. The flame is not the same, but it's not completely different either. It's a transmission of conscious energy and karmic impulses that gets reborn. Real-world impact and UPSC relevance. These concepts are the absolute bedrock of Buddhist philosophy. Questions on the middle path, dependent origination, or the concept of anatta. Are very common in both prelims and mains exams. You must have clarity on these. Conclusion. So these core doctrines, They provide a pragmatic and psychological framework to understand the nature of reality and a practical path to overcome suffering. okay, let's solidify this with some quick cross-questioning. According to the Buddha, what is the main cause of suffering? One single word, Trishna. which means desire or craving. Why is the Eightfold Path also called the middle path? Because it steers clear of two extremes. One is a life of worldly pleasure and luxury, and the other is a life of extreme asceticism and self-torture. It's a balanced, moderate path. What is the Pali term for the concept of no permanent self? Anatta,
और in Sanskrit, an Atman, The trickiest question. If there is no soul, what is it that is reborn? a stream of consciousness or a bundle of karmic energy. याद रखो the analogy, lighting one candle from another. And what is the Buddhist law of cause and effect called? Paticca samuppada, dependent origination, Okay. Let's talk about the books. the treasure of wisdom. Topic 6, Buddhist literature, the treasure of wisdom. A. Heading, exploring Buddhist literature, canonical and non-canonical texts. Bilkul. B, short definition. Okay, so Buddhist literature is a vast collection of scriptures, commentaries and stories. हाँ, और इसे broadly दो categories में divide किया जाता है. Canonical literature, यानी original sacred texts like the Tripitaka. And non-canonical literature, later works, commentaries, stories, etc. बिल्कुल. फिर आपके पास Supreme Court judgments, books by famous lawyers, historical analysis हैं. Okay, ये सब हो गए non-canonical texts. exactly. They explain, interpret and supplement the original text. D. Content discussion. Introduction. The Buddha himself never wrote anything down, right? Correct? His teachings were memorized and passed down orally by his disciples. Later, these teachings were written down and they formed the basis of all Buddhist literature. Background. And initially, ये teachings सिर्फ orally transmit होती थी. हाँ, for hundreds of years. To preserve their authenticity, उन्हें eventually लिखा गया, mostly on palm leaves, which were then collected in baskets. Ah, the baskets. Which brings us to canonical literature. The Tripitaka, three baskets. ये core text हैं of the Hinayana Theravada school, written in Pali. Number 1. Vinaya Pitaka. This is the discipline basket. इसमें monks और nuns के लिए सारे monastic rules हैं. It is considered the earliest of the texts. Number 2. Sutta Pitaka. The discourse basket. ये सबसे बड़ा और सबसे important पिटाका है. इसमें बुद्धा के actual speeches, dialogues और teachings हैं. And the Jataka tales are in this one? Yes, the famous Jataka tales, stories of the Buddha's 550 previous lives are also a part of this pitaka. And the third basket? Abhidhamma Pitaka, the special teaching basket. इसमें बुद्धिज्म की philosophy, psychology और ethics का detailed analysis है. ये highly philosophical है and was the last one to be composed. Now, for non-canonical literature, There are many important later texts like Milindapana. Questions of Milinda. हाँ, it's a fascinating dialogue between the Indo-Greek king Menander I and the Buddhist sage Nagasena, Then there's the Sri Lankan Chronicles. Dipavamsa and Mahavamsa, हाँ, ये बुद्धा की लाइफ, बुद्धिस्ट काउंसिल्स और अशोका के बारे में बताते हैं. and the biography of Buddha. बुद्ध चरिता, ये अश्वघोषा ने संस्कृत में लिखी है. A beautiful biography. And finally, Mahayana texts. The Mahayana school has its own vast literature, mostly in Sanskrit. Important ones है Prajnaparamita Sutras on wisdom and the Saddharma Pundarika Sutra, also known as the Lotus Sutra. Real-world impact and UPSC relevance. For exams, matching type questions on these texts are very common. Absolutely. जैसे कि Jatak tales are a part of which Pitaka? Answer? Sutta Pitaka. Yeah, Milindapanna describes a dialogue between. King Milinda and Nagasena. Correct. So, remembering these names and their content is very important. Conclusion. So this vast body of literature, It's not just religious text. It's a rich source of philosophy, history, ethics, and stories that have influenced millions. let's do a quick cross-questioning on the literature. What is the literal meaning of Tripitaka? It literally means three baskets, probably because the original palm leaf manuscripts were stored and carried in baskets. The rules for monks and nuns are in which Pitaka? Memory hack. They are in the Vinaya Pitaka. You can remember V for Vinaya, V for Vidhi, which means rules in Hindi. Where can we find the actual sermons and dialogues of the Buddha? In the Sutta Pitaka. Remember, S for Sutta, S for speeches. What exactly are the Jataka tales? They are a collection of over 550 stories about the previous lives of the Buddha in both human and animal form. Each story has a moral. The famous dialogue between King Menander and Nagasena is recorded in which book? In the Milindapanha. You must remember this name. It's a classic of world literature. E. Practice Q. Alright, practice this simple association. Say it out loud. Vinaya rules, Sutta sermons, Abhidhamma philosophy. F. Mini recap. In short, Buddhist literature is a vast ocean of wisdom with the three baskets of the Tripitaka forming its foundational core, providing rules, teachings, and deep philosophy. And now for our final topic. And it's a very important one. The milestones. Topic 7. The Buddhist councils shaping the religion. A. Heading. The four great Buddhist councils. Milestones in history. B. Short definition. Okay, so बुद्धा की डेथ के बाद समय समय पर बुद्धिस्ट मंक्स की बड़ी मीटिंग्स हुई. इन्हें बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहते हैं और इनका पर्पस था बुद्धा की टीचिंग्स को प्रिजर्व करना, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना और संघा यानी मोनास्टिक ऑर्डर को ऑर्गेनाइज करना. C. Real life example. Think of a large, successful company after its founder passes away. ओके. The board of directors meets every few years for a big conference. वहाँ वो कंपनी के कोर विजन को रीअफर्म करते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हैं
and decide the future strategy. These Buddhist councils were exactly like those board meetings for the Sangha. Exactly. D. Content discussion. Introduction. ये councils बुद्धिज्म की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट्स थे. हाँ, इन्हीं में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए जिससे बुद्धिज्म के अलग-अलग स्कूल्स बने. Background. And the main reason for these councils was To maintain the purity of the Buddha's teachings, the Dhamma, and to settle disagreements on monastic discipline, the Vinaya. core logic, the 4 councils. Let's go through them one by one. This is pure gold from a historical perspective. Let's start with the first council, c. 483 BC. Place. Rajgriha. Patron. King Ajatashatru of the Haryanka dynasty. Headed by Mahakassapa. Outcome. यहाँ प्रेजर्वेशन मेन गोल था. बुद्धा की टीचिंग्स को 2 पिटाकाज में कंपाइल किया गया. आनंदा recited the Sutta Pitaka. And Upali recited the Vinaya Pitaka. No split happened here. Correct. Now the second council, c. 383 BC. Place. Vaishali. Patron. King Kalashoka of the Sisunaga dynasty. Headed by Sabakami. Outcome. This was a major turning point. A dispute arose over certain points of monastic discipline. इससे संघा में the first major split हुआ. The 2 groups were The traditionalist, Sthavirovadins, the elders, and the more liberal Mahasanghikas, the great community. यही महासंघिकास आगे चलकर महायाना के forerunner बने. Okay. Then the third council, circa 250 BC, Ashoka's council. Yes. Place Patliputra, patron, Emperor Ashoka of the Maurya dynasty, headed by Mugaliputra Tissa. And the outcome? The main aim was to purify the Sangha of corruption. It was here that the Abhidhamma Pitaka was composed, thus completing the Tripitaka. और इसी council के बाद अशोका ने missionaries भेजे. Exactly. He sent them to different countries to spread the Dhamma. And finally, the fourth council, circa 1st century AD. Place Kashmir, Kundalwana. Patron King Kanishka of the Kushan dynasty, headed by Vasumitra and Ashwaghosha. Outcome? यहाँ texts written in Prakrit were translated into Sanskrit. The Sarvastivada school was dominant. It was after this council that the division of Buddhism into 2 distinct sects, Mahayana and Hinayana, became formalized and clear. Real-world impact and UPSC relevance. This table of place, patron and outcome is a gold mine for any history exam. Absolutely. Matching questions and direct questions from this section are extremely common. जैसे कि, in which council did the first split occur? The second, Who was the patron of the third council? Ashoka. You have to memorize this table. Conclusion. So these 4 councils, Were crucial constitutional assemblies for Buddhism. They codified the scriptures, settled major disputes, and ultimately paved the way for the diverse forms of Buddhism we see today. time for our final cross-questioning round. What was the main achievement of the first council? The compilation of the Sutta Pitaka and the Vinaya Pitaka, basically organizing the words of the Buddha for the first time. In which council did the first major split in Buddhism between the Sthaviravadins and Mahasanghikas occur? The second council held at Vaishali. This is the single most important point to remember about this council. Which council was patronized by Emperor Ashoka? The third council held at Patliputra. This is the council from where Ashoka began his mission to make Buddhism a world religion. The final, clear division of Buddhism into Mahayana and Hinayana is associated with which council? The fourth council, which was held under the patronage of Kanishka in Kashmir. And in which council was the Abhidhamma Pitaka, the third basket, completed? The third council. After this, the Pali Tripitaka was more or less complete. A. Practice Q. Excellent. Okay, this is a memory exercise. Practice saying the council locations and their patrons. First, Rajgriha, Ajatsatru. Second, Vaishali, Kalasoka. Third, Patliputra, Ashoka. Fourth, Kashmir, Kanishka. Mini recap. In short, the 4 Buddhist councils acted like constitutional assemblies for the religion, preserving its past and decisively shaping its future. Wow, what an incredible and detailed journey through 2,500 years of Buddhist thought. Chalo, let's do a quick but comprehensive recap of everything we've learned. Bilkul. Today's broad micro theme was A comprehensive deep dive into Buddhist schools, philosophy, and literature. We saw how the philosophy of a single teacher evolved into such a diverse and profound system of thought. Let's summarize the key takeaways. Okay? Buddhist schools. We understood the 3 major schools. First, Hinayana, the original orthodox path, focusing on individual salvation to become an arhat. Then Mahayana, the universal path of compassion, with its hero, the Bodhisattva. And third, Vajrayana, the fast-track tantric path to enlightenment. Right. Core philosophy. We saw that the foundation of Buddhism is the 4 noble truths, that life has suffering, its cause is desire, it can be ended, and the way to end it is the eightfold path. और हमने अनाता या नो सोल के revolutionary idea को भी समझा. Literature. We explored the Tripitaka, the 3 baskets of wisdom containing the rules for monks, Vinaya, the Buddha's sermons, Sutta, and deep philosophy, Abhidhamma. And councils.
Finally, we visited the 4 historic councils that guided the evolution of Buddhism. From compiling the text in the first council to the final split between Mahayana and Hinayana in the fourth. Exactly. And what's fascinating is how every concept is connected. The split in the second council planted the seeds for Mahayana. Right? The Mahayana ideal of the Bodhisattva is then reflected in its literature and art. It's all a beautiful interconnected web of ideas that has been developing for centuries. So that was our deep dive into the world of Buddhism. इतना कुछ है इस philosophy में. Absolutely. And here's a final thought for you to mull over. Ooh, I like this. हमने अन्नता या नॉन सेल्फ के कॉन्सेप्ट की बात की. अगर कोई परमानेंट सेल्फ या आई नहीं है जो अनचेंजिंग हो, तो फिर आप कौन है? सोचिएगा इस बारे में. What are you if not a permanent unchanging entity? शायद इस सवाल का Personalities and Sacred Sites, broad micro theme, a deep journey into Buddhism for UPSC aspirants. क्या आप जानते हैं कि एक डाकू जो इंसानी उंगलियों की माला पहनता था, बुद्ध से मिलकर एक महान शिष्य बन गया? हाँ, अंगुलीमाला की कहानी. Exactly. उसकी कहानी आज भी एक स्तूपा के रूप में जिंदा है. Basically a total transformation. Interesting है ना? बिल्कुल. और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है. It shows the core philosophy of Buddhism. कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी के लिए भी पॉसिबल है. ये आइडिया ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. तो आज हम बुद्धिज्म की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव सफर पे निकलेंगे, दोस्त. विल स्टार्ट विद की टर्मिनोलॉजीज, फिर मिलेंगे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से. उसके बाद हम बुद्धा के जीवन से जुड़े इंपॉर्टेंट किंगडम्स और प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे. एंड फाइनली हम इंडिया की फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज और पिलग्रिमेज साइट्स को डिटेल में जानेंगे. दिस इज गोइंग टू बी सुपर डिटेल्ड एंड एनर्जेटिक. रेडी हो? रेडी. चलो शुरू करते हैं. ओके, तो सबसे पहले भाग 1, बौद्ध शब्दावली की बुद्धिस्ट टर्म्स. चलो कुछ फंडामेंटल टर्म से स्टार्ट करते हैं जो बुद्धिज्म को समझने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. राइट. ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, समझे. और ये पाली और संस्कृत लिटरेचर से आते हैं जो बुद्धिस्ट थॉट का कोर है. इमेजिन करो तुम एक मैराथन के लिए ट्रेन कर रहे हो. वो जो तुम्हारा फर्म रिजॉल्व है कि मुझे ये कंप्लीट करना ही है नो मैटर व्हाट. बेसिकली वही अदित्थाना है, एक अटूट इरादा. बिल्कुल सही एग्जाम्पल. अदित्थाना थेरावादा बुद्धिज्म में 10 परफेक्शंस में से एक है. ये बोधिसत्वा का फुली अवेकेंड होने का रिजॉल्व है, एक तरह का स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन. अच्छा, तो अदित्थाना कौन से बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का पार्ट है? थेरावादा या महायाना? थेरावादा. इसका एक मेमोरी हैक भी है. अदित्थाना इज अबाउट डिटर्मिनेशन टू अचीव अ परफेक्ट गोल. और ये 10 परफेक्शंस में से एक है. तो T for 10, T for थेरावादा. कूल. नेक्स्ट टर्म है आगमा. ये क्या है? आगमा सुत्ता पिटका के नॉन महायाना डिविजन्स हैं. बेसिकली अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का कलेक्शन. इसे ऐसे सोचो, ए गामा मतलब जो महायाना गामा यानी पाथ का हिस्सा नहीं है. गॉट इट. सो अ नॉन महायाना डिवीजन. सिंपल. अब आते हैं अमिताभा पर. अमिताभा को बुद्धा ऑफ द वेस्टर्न प्योर लैंड भी कहते हैं. प्योर लैंड बुद्धिज्म जो ईस्ट एशिया में काफी पॉपुलर है, उन्हीं पर सेंटर्ड है. इनका दूसरा नाम अमीदा भी है. अमीदा, अमिताभा और अमीदा दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, सो इजी टू रिमेंबर. एग्जैक्टली. और आखिरी टर्म इस चंक का तथागता. हाँ, इसके बारे में मैंने सुना है. पाली कैनन में बुद्धा खुद को रेफर करने के लिए ये शब्द यूज करते थे. करेक्ट. इसका मतलब होता है वन हु हैज दस गॉन और वन हु हैज दस कम. इट सिग्निफाइज समवन हु हैज ट्रांसेंडेड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. इसको ऐसे याद रखो जैसे तथास्तु का मतलब होता है सो बी इट. वैसे ही तथागता मतलब वन हु हैज दस गॉन. इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी. वाओ, काफी डीप. सो प्रीलिम्स में मैचिंग अ टर्म विद इट्स मीनिंग वाले क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली आ सकते हैं, याद रखना. बिल्कुल. सो ये टर्म्स हमें बुद्धिस्ट वर्ल्ड व्यू की एक ग्लिम्स देते हैं. रिजॉल्व, स्क्रिप्चर एंड द नेचर ऑफ द बुद्धा. Okay, so let's practice. Now pause and practice saying Adhithana, Agama, Amitabha, Tathagata. In short, these terms cover the concepts of spiritual resolve, early scriptures, and the Buddha's own self-reference. चलो, अब कुछ और एडवांस टर्म्स देखते हैं. की बुद्धिस्ट टर्म्स पार्ट 2. ये बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. हाँ, जैसे कि the 5 Tathagatas. सोचो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में. जैसे उसमें इटर्नल्स हैं जो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में 5 तथागतास सेल्फ बॉर्न सेलेस्टियल बुद्धास हैं. कूल ना. तो ये कौन है? ये 5 सेल्फ बॉर्न सेलेस्टियल बुद्धास हैं जो बिगिनिंग ऑफ टाइम से एग्जिस्ट करते हैं. इन्हें ध्यानी बुद्धास भी कहते हैं. ध्यानी मतलब मेडिटेशन. तो ये डीप मेडिटेशंस में रहते हैं. और इनके नाम यूपीएससी में आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं. अमोघा सिद्धि, अमिताभा, वायरोकाना, अक्षोभ्य और रत्न संभवा. इसका एक निमोनिक बना सकते हैं, आवार. AAVAR. ऐसे शायद याद रहेगा. आवार, गुड वन. नेक्स्ट, अरहत. अरहत या पाली में अरहंत एक ऐसा लिविंग पर्सन है जिसने एनलाइटनमेंट पा लिया है, निर्वाणा अचीव कर लिया है. तो अरहत और बोधिसत्वा में मेन डिफरेंस क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. हो गया. बोधिसत्व ऑन द अदर हैंड डिलिबरेटली अपने निर्वाणा को डिले करते हैं ताकि वो बाकी सब बीइंग्स की हेल्प कर सकें. अरहत इज मोर इंडिविजुअल, बोधिसत्व इज यूनिवर्सल कंपैशन. अच्छा, एक सेल्फ रियलाइजेशन है और दूसरा यूनिवर्सल लिबरेशन. समझ गया. अब आते हैं भावचक्र पर. भावचक्र, व्हील ऑफ लाइफ.
ये samsara यानी साइक्लिक एग्जिस्टेंस का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये अक्सर टिबेटियन बुद्धिस्ट टेम्पल्स की बाहरी दीवारों पर बना होता है। और आखिरी टर्म भांते। भंते थेरावादा ट्रेडिशन में बुद्धिस्ट मंक्स को रेफर करने के लिए यूज होता है। इसका लिटरल मीनिंग है वेनरेबल सर, एक रिस्पेक्ट का टर्म है। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेट्स गेट आवर लिसनर्स टू प्रैक्टिस। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द 5 तथागतास आर आल्सो कॉल्ड ध्यानी बुद्धास। परफेक्ट। So, a quick mini recap. In short, this set of terms explains celestial beings, the enlightened state, the cycle of life, and monastic address. अब आते हैं बुद्धिस्ट सोशल स्ट्रक्चर पर। बुद्धा ने सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी बल्कि एक पूरा सोशल सिस्टम भी क्रिएट किया। दैट्स द संघा। Exactly. और उस समय के हिसाब से ये एक radical step था. The need for a structured community for renunciants led to the formation of the Sangha, which was a direct step against the caste system. सो हाउ डिड वन जॉइन द संघा? कोई सेरेमनी होती थी? हाँ, प्रवारज्या सेरेमनी। ये गोइंग फोर्थ सेरेमनी थी, जब कोई घर छोड़कर होमलेस बन जाता था एंड बिकम्स अ नोविस मंक। ये टर्म ब्राह्मणिक और जैन ट्रेडिशंस में भी यूज होता है। और इन मंक्स की लाइफ कैसी थी? मंक्स सारी सोशल ऑब्लिगेशंस छोड़ देते थे। दे लिव्ड एज इक्वल्स इन द ऑर्डर, कंप्लीटली डिनाइंग कास्ट डिस्टिंक्शंस। ये सबसे रेवोल्यूशनरी चीजों में से एक थी। और वो गांव के पास रहते थे ताकि उन्हें ले कम्युनिटी से सपोर्ट मिल सके। ये ले फॉलोअर्स कौन थे? उन्हें उपासका और उपासिका कहते थे। मेल फॉलोअर्स को उपासिका और फीमेल फॉलोअर्स को उपासिका। ये लोग बुद्धिस्ट आम लोग थे जिन्होंने मोनास्टिक वाउज नहीं लिए थे, पर टीचिंग्स फॉलो करते थे और संघा को सपोर्ट करते थे। उपासना करने वाले यानी फॉलोअर्स। बिल्कुल। और संघा के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो विनया पिताका में मिलते हैं। याद रखो, विनय का मतलब होता है डिसिप्लिन। सो विनया पिताका हैज द डिसिप्लिन रूल्स फॉर द संघा। तो संघा का रोल स्पेशली इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली, संघा एक रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन थी that created a parallel society based on equality and dhamma, supported by a dedicated lay community. Okay, let's practice this. Practicing. The Sangha, governed by the Vinaya Pitaka, was the core institution, supported by upasakas and upasikas. In short, Buddhist society was divided into the monastic Sangha, who followed Pravaja, and the lay community Upaskas Upasikas, working together. Shalom. अब मिलते हैं उन great scholars और masters से जिन्होंने बुद्धिज्म को शेप किया और पूरी दुनिया में फैलाया। Basically, the Steve Jobs और Einstein of Buddhism. हाँ बिल्कुल, बुद्धिज्म सिर्फ बुद्धा तक लिमिटेड नहीं था। इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड बाय अ लाइन ऑफ ब्रिलियंट थिंकर्स। पहले आते हैं नागासेना, अराउंड 150 BC। नागासेना, मिलिंदा पान्हो बुक वाले। करेक्ट। मिलिंदा पन्हो, उनके और इंडो ग्रीक किंग मिनांडर आई मिलिंदा के बीच एक डायलॉग है। सोचो, एक इंडियन मॉन्क और एक ग्रीक किंग फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं। इट्स फैसिनेटिंग। इनक्रेडिबल। और फिर आते हैं नागार्जुना। इनका नाम तो बहुत ही फेमस है। नागार्जुना अराउंड 150-250 AD, शायद बुद्धा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फिलोसोफर हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मध्यमका स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। मध्यमका स्कूल, इसका मेमोरी हैक क्या होगा? नागार्जुना साउंड्स लाइक अर्जुन। अर्जुन वॉज इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड और मध्यमका का मतलब है द मिडल वे स्कूल। वाओ। उनका कोर कॉन्सेप्ट था शून्यता या एम्प्टीनेस। राइट। फिर आते हैं वासुबंधु। वासुबंधु एक और महान फिलोसोफर थे। वो महायाना बुद्धिज्म के प्रोपोनेंट थे, लेकिन उन्होंने सारवास्तिवादा और सौत्रांतिका स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से भी लिखा। उन्होंने अलग अलग स्कूल्स को सिंथेसाइज करने की कोशिश की। और फिर आते हैं बोधिधर्मा, द वन हु वेंट टू चाइना। यस, बुद्धिधर्मा 5th-6th सेंचुरी AD के आसपास। उन्हें बुद्धिज्म को चाइना तक ट्रांसमिट करने का क्रेडिट जाता है। ज़ेन बुद्धिज्म उन्हीं से आई है और चाइना में मार्शल आर्ट्स, स्पेशली शाओलिन टेम्पल का कनेक्शन भी बुद्धिधर्मा से जोड़ा जाता है। सो धर्मा वेंट टू चाइना। वाओ। नागार्जुना, वासुबंधु, बोधिधर्मा, इन सब थिंकर्स ने बुद्धिज्म को शेप किया। अगर लिसनर्स को ये आहा मोमेंट्स पसंद आ रहे हैं और वो हमारे साथ गहराई से सीखने के सफर को जारी रखना चाहते हैं, तो एक सेकंड रुको, अभी सब्सक्राइब बटन हिट करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, और अगर सच में वैल्यू मिल रही है तो सुपर थैंक्स यूज करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। इट कीप्स अस मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इन 4 फिगर्स से हमें बुद्धिज्म का इंटेलेक्चुअल और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन दिखता है। लेट्स प्रैक्टिस दिस। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग नागार्जुना फाउंडेड द मध्यमका स्कूल and Bodhidharma transmitted Buddhism to China. In short, Nagasena debated, Nagarjuna philosophized, Vasubandhu synthesized, and Bodhidharma traveled. अब आगे बढ़ते हैं to our next set of personalities. एक फेमस कमेंटेटर, एक सेकंड बुद्धा और एक मास्टर जिन्होंने बुद्धिज्म को रिवाइव किया। हाँ, सोच लो, बुद्धघोसा was like a brilliant movie critic जो डायरेक्टर्स विजन को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, तो बुद्धघोसा 5th century AD कौन थे? He was an Indian Theravada Buddhist commentator. उनका सबसे फेमस वर्क है विसुद्धिमागा, यानी पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। ये थेरावादा टीचिंग्स पर एक एनसाइक्लोपीडिक मैनुअल जैसा है। गॉट इट। और सेकंड बुद्धा किसे माना जाता है? पद्मसंभवाकू। उन्हें तिब्बत, नेपाल, भूटान और इंडिया के हिमालयन स्टेट्स में सेकंड बुद्धा माना जाता है। उन्हें गुरु रिनपोचे भी कहते हैं। वो 8th सेंचुरी में आए थे
और उन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म एस्टैब्लिश करने में इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया। तो तिबेटन बुद्धिज्म का जो यूनिक कैरेक्टर है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा। और आखिर में आते हैं अथीसा। अथीसा वॉज लाइक अ मास्टर कोच जो एक स्ट्रगलिंग टीम को रिवाइव करने आते हैं। ओके, तो अथीसा कौन थे? अथीसा एक बंगाली रिलीजियस लीडर और मास्टर थे 11th सेंचुरी में। उन्होंने एशिया में महायाना और वज्रायना बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में, स्पेशली तिब्बत में, एक मेजर रोल प्ले किया। दिस वॉज द सेकंड डिफ्यूजन ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत। तो ये पर्सनालिटी सिर्फ स्कॉलर्स नहीं थे, दे वर स्पिरिचुअल जायंट्स। Exactly. They shaped the destinies of nations through their teachings. Chalo, let's practice this. Padmasambhava is the second Buddha in Tibetan Buddhism. In short, Buddhaghosa explained the path, Padmasambhava established it in Tibet, and Atisa revived it. चलो अब एक रियल यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज फ्रॉम 2022 प्रीलिम्स। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। ओके, अ रैपिड फायर राउंड। यूपीएससी अक्सर अलग-अलग रिलीजन्स के स्कॉलर्स को मिक्स करके प्रिसिजन टेस्ट करता है। आर्यदेवा, जैना स्कॉलर। ये गलत है, हमने अभी डिस्कस किया था। आर्यदेवा जो 3rd सेंचुरी के थे, वो नागार्जुना के डिसाइपल थे। सो ही वॉज अ महायाना बुद्धिस्ट मंक, तो पेयर 1 इज इनकरेक्ट। राइट। सेकेंड पेयर, दिग्नागा बुद्धिस्ट स्कॉलर, ये सही है। दिग्नागा 6th सेंचुरी के एक इंडियन बुद्धिस्ट मंक थे और उन्हें फाउंडर ऑफ इंडियन लॉजिक यानी हेतु विद्या भी माना जाता है। सो दिस पेयर इज करेक्ट। परफेक्ट। एंड थर्ड पेयर, नाथा मुनि वैष्णव स्कॉलर, ये भी करेक्ट है। श्री रंगनाथ मुनि या श्रीमन नाथा मुनि एक वैष्णव थियोलॉजियन थे। उन्होंने नालियेरा दिव्य प्रबंधम को कंपाइल किया था। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। आंसर इज सी। इससे साफ पता चलता है कि प्रिसिजन इज की। बिल्कुल, आर्यदेवा being a Buddhist, not a Jain, changes the whole answer. Practice time. Practice saying. Aryadeva was a Buddhist, Dignaga was a Buddhist logician, and Natha Muni was a Vaishnava scholar. In short, by verifying each pair, we found that 2 out of 3 were correct. Let's try another one. एक और prelims type question. हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे। ऑप्शंस हैं वसुबंधु, अश्वघोषा, रविकीर्ति और वसुमित्रा। Okay, this tests the breadth of knowledge. Let's analyze each one. 1. Vasubandhu. हमने अभी पढ़ा, he was a 5th century AD Buddhist philosopher. So yes. 2. अश्वघोषा। अश्वघोषा भी एक सर्वास्तिवादा बुद्धिस्ट फिलोसोफर और पोएट थे। उन्होंने बुद्धचरिता, बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी। उन्हें पार्श्वा ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। So yes, he is a Buddhist scholar. 3. रविकीर्ति। रविकीर्ति. He was the court poet of the Chalukya king Pulakesin II. और उन्होंने आईहोल इंस्क्रिप्शन लिखा था। He was a Jain, so he is not a Buddhist scholar. ये हमारा एलिमिनेटर है। बिल्कुल, जिस भी ऑप्शन में 3 है वो गलत है। एंड 4. वसुमित्रा। वसुमित्रा एक बुद्धिस्ट मंक थे, सर्वास्तिवादा स्कूल के। उन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी, उसे प्रिजाइड किया था अंडर किंग कनिष्का फर्स्ट। सो ही इज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो करेक्ट स्कॉलर्स है 1, 2 एंड 4। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी यहाँ बहुत काम आती है। Exactly. Knowing who was not a Buddhist is as important as knowing who was. Practice the elimination. Ravi Kirti was a Jain poet, so options with 3 are incorrect. In short, Vasubandhu, Ashwagosha and Vasumitra were Buddhist scholars, while Ravikirti was a Jain, making option B correct. चलो अब टाइम ट्रैवल करते हैं और उन जगहों को देखते हैं जहां बुद्धा रहे, उन्होंने टीचिंग्स दी और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। The geography of enlightenment. Just like a president's life is associated with the White House or their hometown, Buddha's life is tied to specific kingdoms and cities. Right. एक UPSC question है इस पर। अच्छा। Which kingdoms were associated with the life of the Buddha? Options हैं 1. अवंती, 2. गंधारा, 3. कोसला, 4. मगधा। हाँ। इसका आंसर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बुद्धा स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन कोसला एंड मगधा। श्रावस्ती जो कोसला की कैपिटल थी और राजगीर जो मगधा की कैपिटल थी, की प्लेसेस थे। उन्होंने अवंती या गंधारा विजिट नहीं किया। So only 3 and 4 are correct. The answer is D. करेक्ट। अब इन्हीं किंगडम्स में आती हैं 7 holy places of Buddha's life. चलो लिस्ट बनाते हैं। 1. लुम्बिनी जो अब नेपाल में है, उनका बर्थ प्लेस। 2. बोध गया बिहार जहां उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। 3. सारनाथ यूपी जहां पहला सरमन दिया। 4. राजगीर बिहार जहां उन्होंने बहुत सारे सरमन्स दिए। 5. श्रावस्ती यूपी जहां उन्होंने कई रेनी सीजन्स गुजारे। 6. वैशाली बिहार जहां आखिरी सरमन दिया। और 7. कुशीनगर यूपी जहां महापरिनिर्वाण हुआ। तो उनकी लाइफ गैंजेटिक प्लेन्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी। ओके, पॉज एंड ट्राई टू रिसाइट द 7 होली प्लेसेस इन ऑर्डर ऑफ बुद्धा's लाइफ जर्नी। In short, Buddha's life unfolded across Kosala and Magadha, with 7 key locations marking the major events from his birth to Mahaprinirvana. लेट्स जूम इनटू बोध गया जहां प्रिंस सिद्धार्था गौतम बुद्ध बने। ये प्लेस बुद्धिज्म का ग्राउंड जीरो है। बिल्कुल, बोध गया का ओरिजिनल नाम था उरुवेला और ये नैरंजना नदी के किनारे है। अब इस नदी को फल्गु कहते हैं। वहां सिद्धार्था ने 6 साल भटकने के बाद 49 दिन तक सिवियर पेनेंस और मेडिटेशन किया। हाँ, और फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है द बोधि ट्री। जो अभी ट्री है वो अशोका द्वारा लाए गए एक सैपलिंग का डिसेंडेंट है। और उस ट्री के नीचे जो वज्रासना है वो क्या है? वज्रासना या डायमंड थ्रोन एक रेड सैंडस्टोन स्लैब है जिसे अशोका ने एनलाइटमेंट के एग्जैक्ट स्पॉट को मार्क करने के लिए रखा था। बोधगया में और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं, जैसे अनिमेश लोचन छातिया। हाँ, वहां बुद्धा ने बोधि ट्री को बिना ब्लिंक किए देखा था। फिर है रत्ना चक्रमा, जहां उनके पैरों के नीचे लोटस फूल खिल गए थे। और मुछलिंदा पॉन्ड, जहां सरपेंट किंग मुछलिंदा ने उन्हें तूफान से बचाया था। और ऑफ कोर्स द महाबोधि टेम्पल। हाँ, पहले अशोका ने बनवाया था 3rd सेंचुरी BC में। जो अभी का स्ट्रक्चर है वो 5th-6th सेंचुरी AD का है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। Okay, let's practice this. Practice saying, at Uruvela, on the bank of river Niranjana, Siddhartha attained enlightenment under the Bodhi tree at the spot marked by Vajrasana. In short, Bodh Gaya is a sacred complex detailing Buddha's enlightenment, with the Bodhi tree and Mahabodhi temple at its heart. अब चलते हैं सारनाथ, जहां बुद्धा ने अपना पहला सर्मन दिया। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के लॉन्च इवेंट जैसा था। सही कहा। सारनाथ के डियर पार्क में धर्मचक्र प्रवर्तना या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ हुआ एनलाइटनमेंट के 5 हफ्ते बाद। यहाँ उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को पढ़ाया और संघा की स्थापना की। यहाँ उनकी की टीचिंग्स क्या थीं? यहीं पर उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स, द 8-fold पाथ और मिडिल वे का कंसेप्ट दिया। और ट्रिपल जेम यानी बुद्धा, धर्मा, संघा का कंसेप्ट भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ। सारनाथ में स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से इंपॉर्टेंट हैं? एक तो चौखंडी स्तूपा। हाँ, चौखंडी स्तूपा उस जगह को मार्क करता है जहाँ बुद्धा अपने 5 शिष्यों से पहली बार मिले। फिर है धमेक स्तूपा, जो सबसे बड़ा और स्ट्राइकिंग स्तूपा है वहां का, जिसे अशोका ने बनवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट अशोका पिलर। बिल्कुल, इस पिलर के ऊपर जो लाइन कैपिटल है, द 4 लाइन हेड्स, वही हमारा नेशनल एम्बलम है। ये बहुत हाई यील्ड टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। सारनाथ में कोई प्री अशोकन स्तूपा भी है? हाँ, धर्मराजी का स्तूपा। ये उन कुछ स्तूपों में से है जो अशोका से पहले के माने जाते हैं। Okay, so practice time. Practice saying, at Sarnath's deer park, Buddha delivered the Dharmachakra Pravartana and Ashoka built the Dhammik Stupa and the lion capital pillar. In short, Sarnath is where Buddha started his teaching mission, established the Sangha, and gave India its national emblem. चलो, अब 2 important capital cities देखते हैं, राजगीर, मगधा and श्रावस्ती, कोसला। ये कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स जैसे थे, जहां से बुद्धा ने अपने मिशन को स्केल किया। सही एनालॉजी है। ये मेजर अर्बन सेंटर्स थे जहां बुद्धा ने बहुत टाइम स्पेंड किया। राजगीर या राजागा मगधा की पहली कैपिटल थी। वहां के राजा बिंबिसारा बुद्धा के प्रोमिनेंट सपोर्टर थे। राजगीर में गृदकुता हिल है, वल्चर पीक। हाँ, वहां से बुद्धा अपने सरमन्स देते थे। किंग बिंबिसारा ने उन्हें वेनुवना विहारा या मॉनेस्ट्री ऑफ द बैम्बू ग्रोव ऑफर किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। एग्जैक्टली, वो राजगीर की सातापर्णी केव्स में हुई थी। ये क्लासिक यूपीएससी क्वेश्चन है, बुद्धा के महापरिनिर्वाणा के ठीक बाद। अब श्रावस्ती की बात करते हैं। श्रावस्ती कोसला किंगडम की कैपिटल थी। उस वक्त गैंगेटिक प्लेन्स का सबसे बड़ा शहर था। बुद्धा ने सबसे ज्यादा समय वहीं गुजारा, जेतवाना विहारा नाम के मॉनेस्ट्री में। और अंगुलीमाला स्तूपा भी वही है। हाँ, उसी डाकू अंगुलीमाला की याद में बना है, जो वहां बुद्धा का शिष्य बना था। और वहां आनंद बोधि ट्री भी है, जिसे बुद्धा के फेवरेट डिसाइपल आनंद ने लगाया था। So Rajgir and Shravasti show how Buddhism gained a foothold in the political and economic centers of ancient India. बिल्कुल, थैंक्स टू रॉयल पैट्रनेज एंड पॉपुलर सपोर्ट। The first Buddhist council was in Rajgir, and the story of Angulimala is from Shravasti. In short, Rajgir was the site of the first council and royal patronage, while Shravasti was Buddha's monsoon retreat and the place of Angulimala's transformation. अब हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं तो एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल एंड एंशिएंट मोनेस्ट्रीज ऑफ द हिमालयाज। ये हाई एल्टीट्यूड स्पिरिचुअल फोर्ट्रेसेस जैसे हैं। हाँ, जहाँ सेंचुरीज से बुद्धिस्ट नॉलेज प्रिजर्व की गई है। एक यूपीएससी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 3 पेयर्स हैं। 1, ताबो मोनेस्ट्री, स्पीटी वैली। ये तो करेक्ट है। ताबो स्पीटी वैली हिमाचल प्रदेश में ही है। 2, लोत्सावा लाखांग टेम्पल, नाको जंस्कार वैली। ये गलत लग रहा है। नाको के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है, स्पीटी के पास, जंस्कार वैली में नहीं। सो इनकरेक्ट। करेक्ट। 3, अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लद्दाख। ये भी करेक्ट है। अल्ची लद्दाख में है, तो पेयर्स 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी। इससे पता चलता है कि एग्जैक्ट लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब कुछ मोनेस्ट्रीज के नाम देख लेते हैं। लेह लद्दाख में है थिक्से, लामायूरू, हेमिस, अल्ची। स्पीति में है ताबो, की। थिक्से मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। उसे मिनी पोटाला पैलेस भी कहते हैं। हाँ, थिक्से इंडस रिवर के नॉर्थ में है। ये गेलुक्पा ऑर्डर यानी येलो हैट सेक्ट से बिलोंग करता है। 1430 AD में बना था। ये लद्दाख का सबसे बड़ा गोम्पा है और इसका आर्किटेक्चर लहसा के पुताला पैलेस जैसा है। तो लोकेशन और वो किस स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हिमालयाज एक ट्रेजर ट्रोव है लिविंग बुद्धिस्ट हेरिटेज का। लेट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिसिंग Thiksay in Ladakh, also known as Mini Putala, belongs to the Gelugpa order. In short, the Himalayas, especially Ladakh and Spiti, are home to key monasteries like Thiksay, Alchi, and Tabo, each with a specific location. बुद्धिज्म सिर्फ हिमालयाज तक सीमित नहीं है।
लेट्स ट्रैवल अक्रॉस इंडिया टू सी सम अदर फेमस मोनेस्ट्रीज। ये इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल। शुरू करते देहरादून से। वहाँ है माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री, राजाजी नेशनल पार्क के पास। वहाँ लॉर्ड बुद्धा का 107 फीट टॉल स्टैचू है। वाओ। और दार्जिलिंग में घूम मॉनेस्ट्री। घूम मॉनेस्ट्री सबसे पुराने टिबेटियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में से एक है। वहाँ 15 फुट का मैत्रेय बुद्धा यानी फ्यूचर बुद्धा का स्टैचू है। ये एक की फीचर है। सिक्किम में रुमटेक मॉनेस्ट्री है। हाँ, गैंगटॉक में। उसे धर्मचक्र सेंटर भी कहते हैं। सिक्किम के मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस में से एक है। और साउथ इंडिया में मैसूर में। मैसूर के पास बायलाकुप्पे में नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री एंड गोल्डन टेम्पल है। ये बुद्धा की प्योर टीचिंग्स को अपहोल्ड करने का एक मेजर हब है। वहाँ बुद्धा के 2 बड़े-बड़े गोल्ड स्टैचूज हैं। और ऑफ कोर्स धर्मशाला, द होम ऑफ द दलाई लामा। हाँ, सुगलाकांग टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये दलाई लामा का ऑफिशियल अबोर्ड है। वहाँ फेमस कालाचक्रा टेम्पल भी है। तो लोकेशन और एक की फीचर याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे घूम में मैत्रेय बुद्धा या धर्मशाला में दलाई लामाज अबोर्ड। लेट्स प्रैक्टिस मैचिंग। सुगलाखांग धर्मशाला, रुमटेक गैंगटॉक, नामड्रोलिंग मैसूर। In short, major monasteries like Suglakang, Rumtek, and Namdroling demonstrate Buddhism's strong presence across diverse regions of India. चलो अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बुद्धिस्ट सर्किट के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखते हैं, स्पेशली इन बिहार। ये एक होली ट्रेल जैसा है जिसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। हाँ, और बिहार बुद्धिज्म का हार्टलैंड है। सबसे पहले महाबोधि टेम्पल इन गया, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है विश्व शांति स्तूपा इन राजगीर। द पीस पगोडा, ये जापानीज ने बनवाया है ना? हाँ, रत्नागिरी हिल पर। इसमें बुद्धा के 4 गोल्डन स्टैचूज हैं, जो बर्थ, एनलाइटनमेंट, प्रीचिंग और डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है सुजाता स्तूपा, बोधगया के पास। ये उस मिल्कमेड सुजाता को डेडिकेटेड है, जिन्होंने बुद्धा को खीर ऑफर करके उनका सालों का फास्ट तोड़वाया था। वैशाली में अशोकन पिलर है। हाँ, कुल्हा में एक सिंगल रेड सैंडस्टोन पिलर है 18.3 मीटर हाई, जिसके ऊपर एक शेर है। ये बुद्धा के आखिरी समन को कमेमोरेट करता है। और वैशाली में ही बुद्धा रेलिक स्तूपा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लॉर्ड बुद्धा के मॉर्टल रिमेन्स के 8 हिस्सों में से एक रखा हुआ है। इसे लिच्छावीज ने 5th सेंचुरी बीसी में बनवाया था। वाओ। और केसरिया स्तूपा? केसरिया स्तूपा ईस्ट चंपारण में। ये दुनिया का टॉलेस्ट एवर एक्सकेवेटेड स्तूपा माना जाता है। ये एक की फैक्टॉइड है। और फाइनली विक्रमशिला के रूइंस। हाँ, भागलपुर में। ये एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी, पाला डायनेस्टी के टाइम, जिसे किंग धर्मपाला ने एस्टैब्लिश किया था, नालंदा की तरह। ये एक फेमस तांत्रिक साइट थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, किंग धर्मपाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रैक्टिस दिस फैक्ट। Vikramshila University was founded by King Dharmapala of the Pala dynasty. In short, Bihar's Buddhist circuit includes key sites like the Vikramshila ruins, the tall Kasaria stupa, and the sacred relic stupa in Vaishali. Let's complete the circuit with some key locations in Uttar Pradesh. यूपी में बुद्ध का बचपन, पहला सरमन और महापरिनिर्वाण हुआ। It covers the full circle. बिल्कुल। सबसे पहले कपिलवस्तु, वो जगह जहां प्रिंस सिद्धार्थ का बचपन बीता, इसे पिपराहवा से आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर है कौशाम्बी। हाँ, प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर्स दूर। यहाँ बुद्धा ने बहुत सारे सर्मन्स दिए। ये उस समय हायर लर्निंग का एक रिनाउंड सेंटर था। सारनाथ तो हम कवर कर चुके हैं। प्लेस ऑफ द फर्स्ट सरमन, धामिक स्तूपा, लैंड कैपिटल। हाँ, और आखिर में कुशीनगर, द साइट ऑफ महापरिनिर्वाणा। कुशीनगर में क्या इंपॉर्टेंट है? वहाँ महापरिनिर्वाणा टेम्पल है, जिसमें 6 मीटर लंबा रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू है, जो उनकी डाइंग एज को डिपिक्ट करता है। ये एक आइकॉनिक इमेज है। रिक्लाइनिंग बुद्धा, ओके। और वहाँ रामभार स्तूपा भी है। हाँ, रामभार स्तूपा एक 49 फीट हाई स्तूपा है, जो उस जगह पर बना है जहाँ लॉर्ड बुद्धा का क्रिमेशन हुआ था। और एक वट थाई टेम्पल भी है। चाइल्डहुड इन कपिलवस्तु, फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ, महापरिनिर्वाणा इन कुशीनगर। ये प्रैक्टिस करना चाहिए। Perfect. Mini recap. In short, UP covers Buddha's entire journey. His childhood at Kapilvastu, his teachings at Sarnath and Kushambi, and his final passing at Kushinagar. So that was our deep journey into Buddhism. Phew, कितना कुछ कवर किया हमने. This was incredibly detailed. It really was. We've traveled through profound concepts, influential personalities, and across the sacred map of India. Let's quickly recap. हमारा broad macro theme था, a deep journey into Buddhism for UPSC aspirants. हमने स्टार्ट किया की बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी से, जैसे अधिष्ठाना, अरहत एंड द 5 तथागतास। फिर हमने सोशल स्ट्रक्चर को समझा विद द संघा, मॉन्क्स एंड ले फॉलोअर्स, उपासिकास। उसके बाद हम मिले कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से, नागार्जुना, बोधिधर्मा, पद्मसंभवा और अतीसा जैसे जायंट से। एंड फाइनली हमने एक एक्सटेंसिव टूर किया सेक्रेड बुद्धिस्ट प्लेसेस का, from the 7 holy sites of Buddha's life like Bodh Gaya and Sarnath to the majestic monasteries in the Himalayas like Thiksey, and across India from Dharamshala to Mysore. What an incredible journey. It shows how a single person's quest for truth can create a vast ecosystem of philosophy, art, architecture, and living traditions that span across continents and centuries. और इसके साथ, here's something to think about. We learned about the Sangha, which rejected caste distinctions.
In a world that is still grappling with social inequalities, what lessons can we draw from the organizational principles of the 2,500-year-old Buddhist Sangha for creating more inclusive communities today? अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। थोड़ा सोचो इसके बारे में।